नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा प्लस पर। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है संविधान सभा का निर्माण। अच्छा, संविधान सभा का निर्माण आगामी जो भी शिक्षक भर्ती है उन सभी में, चाहे हम रीट में लें चाहे हम फर्स्ट ग्रेड में लें, सभी में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो हम लोग इस पे आगे चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यार पहले कि यार ये संविधान होता क्या है या फिर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि यार अगर हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लॉ बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लॉ बुक है। अच्छा, ये एक ऐसी बुक है जिससे हमारा देश कैसे चलना है, देश की संस्थाएं कैसे काम करेगी, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा अथवा दोनों होंगे, इनका चुनाव कैसे होगा, चुनाव कौन करवाएगा, लोगों के अधिकार क्या होंगे, लोगों के कर्तव्य क्या होंगे, और इसी प्रकार की सारी जानकारियां कि यार हमारे पास में किन किन अनुच्छेदों के अंदर क्या क्या बताया गया है और संविधान के अंदर क्या क्या मूल चीजें हमें दी गई है और हमारे से सरकार क्या क्या चाहती है, फिर सरकार की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या ड्यूटी है, इन सभी का जो एक रिकॉर्ड होता है, किताब होती है, उस बुक को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान की किताब। और हम लोग देखेंगे कि यार भारतीय संविधान जो है गौरवपुर संविधान रहा है। तो ऐसे संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ था, तो हम लोग देखेंगे संविधान सभा का निर्माण। यदि हम इसमें आगे चलें तो हम लोग बात करेंगे कि यार संविधान सभा की शुरुआत कब से हुई थी और कैसे हुई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले संविधान सभा की जो डिमांड थी, वो संविधान सभा की डिमांड 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। कि सर कहां पर की गई थी, तो संविधान सभा का प्रथम बार बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक मतलब स्वराज बिल, इनका एक स्वराज बिल था। इस बिल के अंदर इन्होंने सबसे पहले चर्चा की थी। और कब की थी, तो इन्होंने चर्चा की थी 1895 के अंदर, 1895 के अंदर। इसके बाद में महात्मा गांधी ने 1922 के अंदर यह मांग रखी कि भारत का जो भी संविधान होगा या फिर भारत का राजनीतिक भाग्य भारत स्वयं बनाएगा। मतलब कि महात्मा गांधी के द्वारा कहना था कि हम लोग जो हमारा राजनीतिक भाग्य बनाएंगे, आने वाले भारत कैसे चलेगा उसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण भारत स्वयं करेगा बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के। मतलब हम लोग स्वयं करना चाहेंगे बिना अंग्रेजी सहायता के। और इसी के बाद 1928 के अंदर सेम डिमांड की गई, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो डिमांड की गई उसमें कांग्रेस के 8 सदस्य और इनके अंदर शामिल थे। और ये डिमांड किस फॉर्म में की गई, तो ये डिमांड नेहरू रिपोर्ट की फॉर्म में की गई। नेहरू रिपोर्ट बना के दी गई इनके द्वारा। और इस नेहरू रिपोर्ट था क्या, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और इस ड्राफ्ट के अंदर बताया गया था कि यार नेहरू रिपोर्ट में बताया गया था कि आने वाला जो भारत है, जो नया निर्माण वाला जो भारत है, उस भारत का संविधान कैसा होगा, संविधान में क्या क्या होना चाहिए और संविधान की विशेषता कैसे होगी, एक ड्राफ्ट तैयार करके मोतीलाल जी ने उस समय तैयार करके रखा था। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 1931 के अंदर कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जिसका नाम था कराची सेशन। मतलब सर कांग्रेस क्या करती थी दोस्तों की, हर थोड़े दिन में एक मीटिंग लेती थी, जिससे वो जानती थी कि यार जो हमारा नेशनलिज्म मूवमेंट चल रहा है, जो राष्ट्रवाद का मूवमेंट चल रहा है, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो हड़ताल वगैरह चल रही है, तो वो चीज़ कहाँ तक पहुंची, हमें आगे क्या डिमांड करनी है और हमारी डिमांड्स किस प्रकार चल रही है, इससे कैसे आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर ये लोग चर्चा करते थे। तो 1931 में ये जो चर्चा होनी थी, ये चर्चा किस जगह थी, तो ये चर्चा हमारे यहाँ पे कराची के अंदर रखी गई थी। और कराची की इस चर्चा के अंदर इन्होंने क्या डिमांड की, तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो उस आजाद भारत के संविधान के अंदर हमें सार्वभौमिक मताधिकार चाहिए, मतलब सभी को वोटिंग राइट देना होगा। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता का अधिकार चाहिए, और इसके अलावा भारत में जो भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब जो लोग माइनॉरिटीज के अंदर हैं, जो लोग मिनिमम नंबर में हैं, उन लोगों के जो अधिकार है उनकी भी रक्षा की यहाँ पर बात की गई थी। इसके बाद में देखें हम लोग, तो अब देखते हैं कि यार संविधान सभा की सबसे पहले जो व्यक्तिगत डिमांड की थी वो किसने की थी। तो भारतीय संविधान की पहली बार मांग 1934 में एम.एन. रॉय साहब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई, एम.एन. रॉय साहब के द्वारा। लेकिन यह एक व्यक्तिगत मांग थी, ये एक इंडिविजुअल डिमांड थी, व्यक्तिगत मांग थी। एक बार अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट करें अभी तक का, तो हम लोग उसको देखना चाहेंगे कि यार अभी तक हमने क्या क्या बनाया। तो हम लोग उसे देखते हैं कि 1895 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी वो करी किसने, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। इसके बाद में जो डिमांड की गई वो की गई 1922 के अंदर। और 1922 की जो डिमांड थी, ये डिमांड की गई महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा ये जो डिमांड की गई, इसके बाद में 1928 के अंदर जो डिमांड की गई वो डिमांड की गई थी बच्चों मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा, मोतीलाल
नेहरू जी के द्वारा। इसके बाद में जो हमारे यहाँ पे डिमांड आई, तो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1931 में, जिसका नाम था कराची अधिवेशन या कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। और इस कराची अधिवेशन के अंदर इन्होंने कुछ डिमांड की कि यार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हमारा जो संविधान बनेगा, उस संविधान में हमें ये राइट चाहिए कि हमें यूनिवर्सल वोटिंग राइट चाहिए, हमें समानता का अधिकार चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, और हमें माइनॉरिटीज़ के लिए, जो लोक संख्या के अंदर कम है, अल्पसंख्यक जो है, उनके लिए भी हमें कुछ अधिकार चाहिए। और इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखें तो इसी डिमांड को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने देखा था कि 1934 के अंदर व्यक्तिगत रूप से पहली बार डिमांड की गई, किसके द्वारा? M.N. रॉय साहब के द्वारा। तो हम लोगों ने अभी इस चैन को यहाँ तक बढ़ाया और अभी तक हमने देखा है कि लगभग 5 लोगों ने या 5 कमेटियों के द्वारा अलग अलग समय संविधान के लिए डिमांड की गई। यदि हम आगे देखें तो हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा की औपचारिक रूप से पहली बार मांग ये किसने करी? तो जून 1934 के अंदर कांग्रेस की कार्यकारिणी सदस्य समिति के द्वारा की गई थी। जो कांग्रेस की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके द्वारा ये डिमांड की गई थी। और इसी के बाद में जब 28 दिसंबर 1936 को कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जब लखनऊ में मीटिंग होती है, तो इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया, इस चीज का प्रस्ताव वहां पारित किया गया कि यार हमें क्या चाहिए? एक संविधान चाहिए। मतलब 1934 में M.N. रॉय के साथ में, 1934 जून के अंदर कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, और सेम थोड़े टाइम बाद में ही 1936 के अंदर किसके द्वारा की गई? जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस की जो लखनऊ में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर इसी पर एक प्रस्ताव पारित किया गया कि यार अब हमें क्या चाहिए? भारत का एक संविधान चाहिए। अब जब कांग्रेस के द्वारा इतना सब कुछ किया जा रहा था, जवाहरलाल जी ने बोला कि भाई साहब हम क्यों पीछे रहेंगे? पिक्चर में गांधी जी आ चुके हैं, तिलक जी आ चुके हैं, M.N. रॉय साहब आ चुके हैं, तो भैया हमारा नंबर भी अब बनता है। तो 1938 इसी के 2 साल बाद में 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि भारतीय जो संविधान होगा उसका गठन कैसे किया जाएगा? तो उसका गठन निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन द्वारा हम लोग क्या करेंगे? संविधान सभा बनाएंगे। निर्वाचन मतलब बाय इलेक्शन बनाएंगे, हम लोग चुनाव करवाएंगे और चुनाव के बाद में हम लोग क्या बनाएंगे? संविधान सभा बनाएंगे। अच्छा, चुनाव किस प्रकार होगा? तो चुनाव के अंदर वयस्क मताधिकार होगा, मतलब सभी को वोटिंग राइट दिया जाएगा, परंतु इस राइट के अंदर हम लोग किसी प्रकार का विदेशी या बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो भी वोटिंग राइट दिया जाएगा, जैसे भी चुनाव करवाया जाएगा, जैसे भी संविधान सभा बनाई जाएगी, ये जो भी चीज होगी, इसके ऊपर जो भी वोटिंग का अधिकार होगा, ये कौन होगा? ये सिर्फ किसको होगा? तो ये सिर्फ उन्हीं को होगा जो कौन है भैया? इंडियंस हैं। हम लोग ये कहना चाहते थे कि जो लोग इंडियन हैं उन्हीं इंडियन को ये अधिकार होगा, और इनके अलावा बाकियों को ये अधिकार नहीं दिया जाएगा। मतलब कि हम लोग यूके वालों को यहाँ पर बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते थे। हम लोग चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटिशर्स हमारे बीच में किसी भी तरह की अपनी कोई टांग अड़ाए जब हम लोग हमारा संविधान बना रहे हो। तो समय समय पर ऐसी अलग अलग तरह की डिमांड की गई। अब यार समय आ गया था बच्चों 1938 का, और 1938 तक कई लोगों की डिमांड की गई थी। फिर से एक बार रिवाइज करें तो 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये डिमांड की गई। इसके बाद में 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी के द्वारा डिमांड की गई। 1928 के अंदर यही डिमांड किसने करी थी? मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा ये डिमांड की गई। और इसके बाद में 1931 का जो कराची सेशन हुआ था, तो कराची सेशन के अंदर फिर से डिमांड उठाई गई कि यार हमें भारत का संविधान चाहिए, और उस संविधान में हमें XYZ ये जो प्रकार की है, ये हमें उसके अंदर विशेषताएं या उसके अंदर हमें खूबियां चाहिए। इसके बाद में हमने देखा था कि यार 1934 के अंदर M.N. रॉय साहब ने, 1934 में कांग्रेस ने, और 1936 में कांग्रेस की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके द्वारा ये डिमांड की गई थी। 1936 के बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिमांड की गई। मतलब सर अब क्या चल रहा है कि यार हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत सारी अलग अलग जगह क्या कर दी है? डिमांड कर दी है। अब अंग्रेजों का दिमाग खराब है कि यार भाई साहब ये आदमी अब मानने वाले नहीं है, और अब इंडियंस को समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए इनकी डिमांड को मानना ही पड़ेगा। कि सर समझाना ही क्यों था भाई? उन ब्रिटेन वालों को हमारी जरूरत ही कहाँ थी? उनको हमारी नीड कहाँ पर आ रही थी सर? तो भैया नीड आ रही थी कि ये जो टाइम था 1938 तक हम लोग पहुंच चुके थे, और ये जो टाइम था, ये टाइम कौन सा आ गया था? अब ये था शुरुआती वर्ल्ड वॉर 2। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ब्रिटेन वाले चाहते थे कि यार इन इंडियंस की सहायता के बिना, या बोलें कि यार इन इंडियंस की हमें सेना में सहायता चाहिए होगी, इसके बिना इस युद्ध में शायद हो सकता है कि यार हमारी पोजीशन थोड़ी वीक रह जाए। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कि काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं कि यार इनकी डिमांड को मान लेते हैं,
और डिमांड मानने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इनको बोल देंगे कि यार हम है ना युद्ध के बाद में तुम्हारे ऊपर फैसला लेंगे। तो इसी की चर्चा के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे हमारी डिमांड मानी। तो 1940 के अंदर ब्रिटिश सरकार के जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। तो जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्होंने पहली बार हमें क्या दिया, अगस्त प्रस्ताव दिया कि सर अगस्त प्रस्ताव ये क्या होता है। तो बच्चों बात थी कि यार अगस्त का था महीना, और अगस्त के महीने में इन्होंने हमारी पहली डिमांड मानी कि यार हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग अपना संविधान, चलो ठीक है बनाना चाहते हो बना लो। तो इन्होंने हमें अगस्त प्रस्ताव दिया। अच्छा, कहाँ से अगस्त प्रस्ताव का भाषण या फिर कहाँ से ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हम लोग ये बात मान रहे हैं, तो स्टेटमेंट हमें शिमला से दिया गया था। तो गवर्नर जनरल साहब ने अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की बात को स्वीकार किया। फर्स्ट टाइम अगर हमसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को कब स्वीकार किया गया, तो उसके अंदर कब किया गया, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, जो अगस्त के महीने में शिमला से एक स्टेटमेंट, एक भाषण दिया गया था, उसके दौरान हमें ये चीज बताई गई। लेकिन इसी के 2 साल बाद में 1942 में इन्होंने हमारे भारत के अंदर एक मिशन बना के भेजा जिसका नाम था क्रिप्स इंडिया मिशन या फिर क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन जिसकी अध्यक्षता में आया था, उनका नाम था सर क्रिप्स। और क्रिप्स ने यहाँ भारत आके जो बताया कि यार हम लोग भारत का संविधान बनाना चाह रहे हैं, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे भारतीय संविधान बनाने में, परंतु ये कब किया जाएगा, युद्ध के बाद में, और जब तक आप लोग हमारे युद्ध में क्या करो, सहायता करो। तो क्रिप्स इंडिया मिशन जब भारत आया था, तो भारत के दोनों ही राजनीतिक दलों ने, जो प्रमुख राजनीतिक दल थे, दोनों ने इसका बहिष्कार किया। दोनों कौन, एक तो था हमारा कांग्रेस और दूसरा था मुस्लिम लीग, और हम दोनों ने क्या करा, नकार दिया इसे। अतः ये मिशन कैसा रहा, एक असफल मिशन रहा। इस मिशन की सफलता जो थी वो हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि भारत के दोनों ही राजनीतिक दल समझ गए थे कि भैया आप हमें देना चाह रहे हो चॉकलेट बता के, च्युइंगम, जिसे हम चबाते रहेंगे और बाद में पता चलेगा कि भैया ये तो हमारे साथ में क्या हो गया, प्रैंक हो गया। तो हम लोग इस चीज को समझ चुके थे और हमने बोला कि यार ऐसा ना हो पाएगा, हम लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इसी के अंदर अगर हम लोग आगे बढ़े, एक बार फिर से हमारी कड़ी को जोड़े, तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं अभी। तो दोस्तों हम लोगों ने शुरुआत करी थी 1895 के साथ में। 1895 में सबसे पहली डिमांड किसने रखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के बाद में ये डिमांड 1922 में रखी गई, और 1922 में ये डिमांड किसके द्वारा रखी गई, महात्मा गांधी के द्वारा। 1922 के बाद में यदि हम लोग देखते हैं तो ये डिमांड रखी गई 1928 के अंदर, और 1928 में ये वाली जो डिमांड थी, ये डिमांड किसके द्वारा रखी गई, तो 1928 में ये डिमांड नेहरू रिपोर्ट के अंदर मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा रखी गई। 1928 के बाद में अगर हम लोग चर्चा करें तो 1931 के अंदर क्या था, कांग्रेस का कराची सेशन था। कांग्रेस का कहां पर था सेशन, कराची में एक सेशन था, और उस कराची सेशन के अंदर इस डिमांड को फिर से उठाया गया था। और इस कराची सेशन के बाद में अगर हम लोग देखें तो 1934 आता है, और 1934 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से जो डिमांड रखी गई, ये डिमांड रखी थी किसने साहब, एम.एन. रॉय साहब ने। और एम.एन. रॉय साहब के बाद में फिर से 1934 के अंदर ही जून का महीना था, और इसके अंदर ये डिमांड किसके द्वारा रखी गई, तो ये डिमांड कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा रखी गई। ये डिमांड किसके द्वारा रखी गई, कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। और इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जब ये डिमांड स्वीकार की, तो 1936 के अंदर कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ था, और इस लखनऊ सेशन के अंदर हमारी इस डिमांड पे कांग्रेस ने भी कुछ ना कुछ चर्चा की। और इसके बाद में 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर बोला कि यार हम लोग भारतीय संविधान जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन कैसे, बिना विदेशी हस्तक्षेप के। हम लोग खुद के द्वारा या फिर खुद के लोगों के द्वारा, चुनिंदा लोगों के द्वारा, मतलब इलेक्शन के थ्रू हम लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। और इसके बाद में 1940 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा हमें अगस्त के अंदर एक ऑफर दिया गया, जिसे हम अगस्त ऑफर बोलते हैं, जो उनके गवर्नर जनरल साहब थे, शिमला से उन्होंने भाषण दिया था, और ऐसे करके हमारे इस डिमांड को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और अगस्त ऑफर के बाद में हम लोग देखते हैं कि 1942 के अंदर भारत के अंदर एक क्रिप्स इंडिया मिशन बना के भेजा, जिसको सर क्रिप्स जो थे उनकी अध्यक्षता में बना के भेजा। और उनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोग भारतीय संविधान पे चर्चा करेंगे, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, किस प्रकार आपका चुनाव किया जाएगा। लेकिन भारत की जो दोनों ही बड़े ग्रुप्स थे, भारत की जो दोनों बड़ी पार्टीज थी, कौन कौन सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग,
दोनों ने इसे नकार दिया और क्रिप्स इंडिया मिशन कैसा हो गया भैया, असफल मिशन हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि यार हम लोग 1942 तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। 1942 के बाद में क्या था कि यार अब वर्ल्ड वॉर अपने चरम सीमा के ऊपर था, वर्ल्ड वॉर अपने अच्छे फेज के अंदर चल रहा था। और जब वर्ल्ड वॉर अपने अच्छे फेज के अंदर चल रहा था तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि यार अब ब्रिटेन के अंदर 1945 के आसपास चुनाव का टाइम आएगा, इलेक्शन का टाइम था। और इस चुनाव के टाइम के अंदर ब्रिटेन की एक पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी काफी टाइम से, पिछले 14-15 साल से पावर के अंदर नहीं आई थी, और उन्होंने इस बार अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये जाहिर किया, ये घोषित किया कि यदि हम चुनाव जीतकर आते हैं तो हम भारत को आजादी दिलाएंगे। तो यार लोगों के मन में काफी सहानुभूति थी भारत को लेकर। महात्मा जी, महात्मा गांधी जी पूरे दुनिया के अंदर अपने कारनामों के लिए, अपने कामों के लिए या अपने सत्याग्रह के लिए फेमस थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे युवा दिलों की धड़कन, सभी लोग दुनिया के अंदर काफी जगह फेमस थे। तो दुनिया के अंदर एक सहानुभूति थी कि यार उस भारत को अब आज़ादी देनी चाहिए जिसके इतने बड़े बड़े लीडर है और ऐसा ऐसा काम उन्होंने किया है, तो उस भारत को अब आज़ादी दिला देनी चाहिए। तो 1945 में जब चुनाव किया गया तो इस 1945 के चुनाव के अंदर कौन जीत के आया भैया? इस 1945 के चुनाव के अंदर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। कौन सी पार्टी की सरकार बनी? लेबर पार्टी की सरकार बनी। और इस लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने, जो पीएम बने, उनका नाम था एटली साहब। और जो मिस्टर एटली थे, एटली साहब जो थे, उन्होंने कहा कि यार इस लेबर पार्टी की सरकार ने जो आपसे वादा किया था कि हम लोग जीतने के बाद में भारत को आज़ादी दिलाएंगे और भारतीय संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे, इसी के लिए इसी लेबर पार्टी की सरकार ने अपनी कैबिनेट के कुछ बंदों को भारत भेजा, और इसी को किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट मिशन। ये एक कहानी थी जो हमने उसकी कड़ी जोड़ने की कोशिश की, हमने उसके लिंक बिठाने की कोशिश की है। तो भारत के अंदर एक और नया मिशन आता है जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। लिखा है दोस्तों, क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया। 3 सदस्य आए थे कैबिनेट के, और ऐसा प्लान हमारे यहाँ पे कहाँ आया? भारत आया। और इस प्लान में क्या था? भारतीय संविधान सभा का गठन होगा, ये इस प्लान के थ्रू हमें बोला गया था। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित हुई। इस योजना के बारे में कब सभी को बताया गया? तो 16 मई 1946 को इस योजना को क्या किया गया? इस योजना का प्रकाशन किया गया। अच्छा, ये 3 लोग थे कौन? तो ये जो 3 सदस्य, जो एक कैबिनेट के लोग आए थे भारत के अंदर, इन लोग में सबसे पहले थे हमारे पास लॉर्ड पैथिक, जो कि इस सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद में स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स इंडिया मिशन कब आया था? 1942 को लेकर आए थे। और इसके बाद में एक और थे हमारे पास एवी अलेक्जेंडर, और एवी अलेक्जेंडर साहब भी इस सभा के मेंबर थे। अच्छा, इन्होंने किया क्या? तो इन्होंने आके बोला कि यार हम लोग भारत के अंदर चुनाव करवाना चाहते हैं, हम लोग भारत के अंदर सभा बनवाना चाहते हैं, और वो वैसा ही होगी जैसा आप लोग चाहते हैं, जैसा आप लोग वोटिंग राइट देना चाहते हैं उसी तरह ये सभा बनाई जाएगी। इन्होंने कहा कि यार कुल सदस्य कितने होंगे? तो टोटल 389 सदस्यों के ऊपर हम लोग क्या करवाएंगे? चुनाव करवाएंगे। और इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ये कहां से आएंगे? तो ये आएंगे ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया से 296 सदस्य कहां से आएंगे? तो ये आएंगे बच्चों कहां से? ब्रिटिश भारत से। और इनके अलावा ब्रिटिश भारत के जो सदस्य थे, इनके अलावा 93 जो सदस्य हैं, ये 93 सदस्य कहां से आएंगे? तो ये आएंगे देसी रियासतों से, जहां पर राजाओं का, रजवाड़ों का रूल था, वहां से ये बाकी के 93 सदस्य आएंगे। अच्छा, इन्होंने एक और बात बताई कि यार इन 296 सदस्यों में से 292 सदस्य तो भैया डायरेक्टली जो 11 प्रांत हैं, जो 11 अलग अलग प्रोविंस हैं, वहां से आएंगे। लेकिन जो 4 सदस्य हैं, ये 4 सदस्य वहां से आएंगे जो कि अभी यूटीज का काम कर रही है। 4 जगह स्पेशल जगह थी जिनको कि इन्होंने अपने अंडर रखा था, जहां पे अपना केंद्र बना के बैठे थे, जिनको डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। तो ये 4 सदस्य वहां से आएंगे। थोड़ा हम देख लेते हैं कि 11 प्रांतें कौन सी थी और ये 4 सदस्य भी कहां से आने वाले थे। तो इस समय ब्रिटिश भारत में जो टोटल 11 प्रांतें थी, उन प्रांत में था पंजाब, संयुक्त प्रांत मतलब जिसे हम आज का मोटा मोटा यूपी के नाम से जानते हैं, मध्य प्रांत जिसे हम एमपी के नाम से जानते हैं, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, मद्रास प्रांत जो आज का तमिलनाडु वाला पार्ट है वो वाला, इसके बाद में बॉम्बे प्रांत, सिंध जो उधर पाकिस्तान जा चुका है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है। इसके अलावा 4 और वो प्रांतें थी जहां पर मुख्य आयुक्त प्रांत हैं, जिनको हम लोग आज की यूटीज, यूनियन टेरिटरीज के नाम से जान सकते हैं। उसी तरह की कुछ उस समय भी प्रांत हुआ करते थे। इनको हम लोग ABCD के नाम से याद रख सकते हैं, ABC और D। ए से आप लोग नाम याद रख सकते हो अजमेर। ए से क्या नाम याद रख सकते हैं हम लोग? अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। पहली प्रांत का नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। बी से आप लोग याद रख सकते हो बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान या फिर बलूचिस्तान। सी से अगर हम लोग देखें तो आप लोग नाम याद रख सकते हो कुर्ग
और डी से यदि हम लोग देखेंगे तो डी से हमारा फोर्थ नाम होगा जिसको हम लोग दिल्ली या दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो 4 प्रांत हो गई, पहली अजमेर, दूसरी बलूचिस्तान, तीसरी कुर्ग और चौथी दिल्ली। तो बोला कि यार ये यहाँ से 4 बंदे इलेक्ट होके आएंगे और यहाँ से 292 सदस्य इलेक्ट होके आएंगे और टोटल ये ब्रिटिश भारत था, यहाँ से कितना आएंगे 296 बंदे इलेक्ट होके आएंगे। इस तरह का कुछ प्लान क्रिप्स इंडिया मिशन ने भारत के अंदर बनाया था। इसके बाद में यदि हम लोग चर्चा करें तो आगे क्या हुआ, तो सीटों का आवंटन कैसे किया जाएगा, तो सीटों का आवंटन बच्चों जनसंख्या के अनुपात पर किया जाएगा। और जब जनसंख्या के अनुपात पर किया जाएगा तो बोला गया कि यार प्रति 10 लाख लोगों पर कितनी सीट दी जाएगी, 1 सीट दी जाएगी। यहां पर बोला कि अगर 10 लाख लोगों की जनसंख्या होगी तो ऐसी पे हम लोग कितनी सीट देंगे, हम लोग 1 सीट देंगे। इसके अलावा बोला गया कि ब्रिटिश भारत के लिए आवंटन सीटों की संख्या 296 की गई और इसके अंदर 3 धार्मिक समूहों को यहाँ पर शामिल किया गया। 3 धार्मिक समूहों को कैसे शामिल किया गया, जनसंख्या के अनुपात पर उनको सीटें विभाजित की गई। सर 3 धार्मिक समूह कौन से थे, पहला समूह यदि हम लोग बात करें तो वो था जनरल सामान्य, दूसरा समूह था यहाँ पर मुस्लिम और तीसरा समूह हमारे पास में था जो सिख लोग थे। लेकिन सिख भी इन्होंने कहाँ के लिए, केवल पंजाब रीजन के, सिख भी कहाँ के लिए, ओनली पंजाब रीजन के। देखो हम लोग अगर आगे देखते हैं तो 3 धार्मिक समूहों को यहाँ पे सदस्यता थोड़ा सीटों का आवंटन किया गया था। पहला धार्मिक समूह था सामान्य और सामान्य को 213 सीटें दी गई। अगला धार्मिक समूह था मुस्लिम और मुस्लिम को 79 सीट्स दी गई। और वहीं सिखों के अंदर ओनली कहाँ के, पंजाब के सिखों को 4 सीटें दी गई। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रांत तथा ब्रिटिश प्रांत कौन सी, जो 11 प्रांतें थी, प्लस चीफ कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर वाली जगह कौन सी, वो जो 4 जगह थी ABCD के नाम से याद करा था, अजमेर बलूचिस्तान और कुर्ग और दिल्ली। तो उनके बारे में बोला गया कि चीफ कमिश्नर वाली जो जगह थी यहाँ पे सीटों को आवंटन किया जाएगा। लेकिन इनका चुनाव होगा कैसे, कि सर चुनाव तो नेहरू जी ने कहा था ना कि सीधा सबसे वोटिंग राइट करवाएंगे, बट यार इस समय की भारत की परिस्थिति को देखते हुए हमारी कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं थी कि हम यहाँ पे वोटिंग करवा सके और वोटिंग के अंदर बहुत ज्यादा रिसोर्स, बहुत ज्यादा साधन प्लस बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। तो हमने यार सोचा कि यार ये चीज शायद अभी के लिए थोड़ी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या करा, तो इन्होंने कहा कि यार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था कब का, 1935 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर बहुत सारी जगह प्रोविंस के अंदर क्या दिया गया, इलेक्शन का, असेंबली का कंसेप्ट लेके आए थे। तो इन्होंने कहा कि यार वो जो विधानसभा के सदस्य है ना वही चुन लेंगे। तो यहां पर बोला गया कि इनके अंदर चुनाव उन प्रांतों कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा, चुनाव किसके द्वारा होगा, तो लोग ना चुन के, जो लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो यहाँ पे चुनाव के अंदर लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर अपने प्रतिनिधियों को चुन लेंगे। और चुनाव होगा कैसे, तो अनुपातिक प्रतिनिधि एकल मत प्रणाली, मतलब सर जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है उसके द्वारा चुनाव किया जाएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की। सर ये कौन सा सिस्टम होता है, ये वही सिस्टम है दोस्तों जो भारत के अंदर प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए होता है। कभी जब हम राष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे तो इस मेथड को हम लोग पूरा समझेंगे, बट ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये वही प्रोसेस है जो भारत के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव पे होता है। और वोट देंगे कौन, तो वो लोग देंगे जो कि कौन है, विधानसभा के सदस्य हैं। तो ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ये वोटिंग का मेथड कंप्लीट करवाया जाएगा। यदि हम लोग इसके अंदर आगे देखें तो ये वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाली डिटेल आपको थोड़ी वापस और डिटेल में बता दी जाए तो यहाँ पर आपको बताया गया कि तत्कालिक परिस्थिति को देखते हुए मताधिकार सभी को नहीं दिया जा सकता था, मतलब ऑल वोटिंग राइट नहीं हो सकता था। तो इसके लिए क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतों में विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया गया था, प्रांतों में विधानसभा का जो सिस्टम लाया गया था उसके अंदर जिन सदस्यों को चुना गया था उन्हीं से बोला गया कि यार भैया आप लोग क्या करोगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए वोट दोगे। तो हम लोग इसको डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमारे द्वारा डायरेक्ट चुने गए थे, जो प्रांतों में विधानसभा के जो सदस्य थे, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों को चुना गया था। आगे देखें तो यार देशी रियासतों में क्या होगा, तो जो देशी रियासतें थी जहां पर राजा थे, तो वहां पर सदस्यों को क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। मनोनीत मतलब नॉमिनेट किया जाएगा। और करेगा कौन, तो वो जो रियासतों के जो प्रमुख हैं उनसे परामर्श करके उसके आधार पर लोगों को मनोनीत किया जाएगा। यदि आगे देखें हम लोग तो लिखा है कि इस प्रकार संविधान सभा कैसी रही, आंशिक रूप से चुनी हुई रही। आंशिक रूप से हमारी संविधान सभा चुनी हुई थी और आंशिक रूप से कैसी थी, नामांकित थी। नामांकित कैसे, कि रियासतों से लोगों को डायरेक्टली
ओनली नामांकित करके बुलाया गया था, जबकि विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के 296 मेंबर्स को इलेक्ट किया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी और आंशिक रूप से कैसे थी, मनोनीत थे। उनको कुछ लोगों ने डायरेक्टली मनोनीत किया था, जो कि रजवाड़ों की जो रियासतें थी वहां से उन्हें मनोनीत किया गया था। इसके बाद में लिखा है कि हालांकि संविधान सभा का जो चुनाव था वो वयस्क मताधिकार मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी ऑल वोटिंग राइट या सभी को वोटिंग राइट देके करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या करा कि यार प्रत्येक धार्मिक समुदायों को इसका हिस्सा बनाने की कोशिश की गई और इसके बाद में हमने 3 धार्मिक समूहों को हिस्सा बनाया था, जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, जिससे हम लोग जनरल को लिया था, हमने मुस्लिम्स को लिया था और हमने सिखों को लिया था। और सिखों में भी कौन से, ओनली जो पंजाब वाले जो सिख हैं उनको हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड किया था। ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीट्स थी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और चुनाव कब हुआ था, तो चुनाव जुलाई अगस्त 1946 के अंदर हुआ था। अच्छा, इस चुनाव का रिजल्ट क्या निकल के आया था, तो जब चुनाव हुआ था 296 सीट्स के ऊपर, भाई बाकी तो कहां से थी, बाकी तो रियासतों से आने वाली थी, तो 296 सीट्स के ऊपर जब चुनाव हुआ था तो यहां से 208 सीट तो किसको मिली बच्चों, ये जो 208 सीट थी दोस्तों ये किसे मिली, ये कांग्रेस को मिली। इसके अलावा यहां से 73 सीटें जो थी, ये 73 सीटें किसको मिली, ये मुस्लिम लीग को मिली। और इसके अलावा जो यहाँ से जो बाकी की जो 15 सीटें बची थी, ये जो 15 सीटें थी ये किसे मिली, तो ये अन्य छोटे दल जिनको हम अदर्स के नाम से याद कर सकते हैं, ये सीटें उनको मिली। तो ऐसे करके हम लोगों ने देखा कि यार भारत के अंदर चुनाव को कंप्लीट करवाया गया और ऐसे करके ये सीटों का कुछ आवंटन था। अच्छा, आपको इसमें ऐसा लग रहा है कि यार कांग्रेस जो कि एक बड़ा ग्रुप था, इस कांग्रेस को काफी सारी सीट्स मिल चुकी हैं। आपको ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि कांग्रेस को यहाँ पर लगभग 208 सीटें मिल चुकी हैं और वहीं जो उसका एक अपोजिशन पार्टी थी जो यहाँ पे एक अगेंस्ट में रहती थी, उस मुस्लिम लीग को केवल कितनी मिली है, तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली है और कांग्रेस को कितनी मिली है, 208 सीटें। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग का दिमाग खराब कि मालिक ऐसे तो हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी तो यहाँ पे कांग्रेस के पास में है, संविधान सभा के मेंबर जरूर है लेकिन उस संविधान सभा में हमारी चलने वाली नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो वहां पे 2-4 बंदे बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, अपन तो संविधान सभा में जाते ही नहीं है पहली मीटिंग में, और अपन डिसाइड कर लेते हैं कि भैया हम लोगों को तो क्या चाहिए, एक नया देश बना के दे दो। क्या नाम रखोगे मालिक, पाकिस्तान नाम रख लेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने एक नए देश की डिमांड करी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को उन्होंने बाइकआउट करने की कोशिश की। इसके ऊपर हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने ये टॉपिक बीच में आया तो हमने थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा की। आगे देखें हम लोग, तो आगे लिखा है यहाँ पे कि प्रारंभ में जो देशी रियासतों की सीटें थी वो सारी कैसी पड़ी थी, खाली पड़ी थी, रिक्त रह गई थी। 93 सीट्स कैसी रह गई थी, रिक्त रह गई थी। लेकिन धीरे धीरे इन रियासतों पे भी इनको लोगों को मनोनीत किया गया, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली किसके हाथ में थी, ये मनोनीत करना किसके हाथ में था, जो भी वहां के राजा थे उनके हाथ में था। अब संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाएगा। अच्छा, पुनर्गठन क्यों किया जाएगा, मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि यार वो मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान की डिमांड करके आगे बढ़ना चाह रही थी, अलग देश बनाना चाह रही थी, तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया, इसलिए पुनर्गठन किया जाएगा। उस स्टोरी को हम लोग आगे कवर करेंगे। तो संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, तो 3 जून 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। और जो सदस्य, यहां लिखा है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे, कौन नहीं रहे थे, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुने कर आए थे, उन सारे सदस्यों को इससे आउट किया गया। मतलब तो अब यहाँ पर पहले हमारे यहाँ पे टोटल कितने, लगभग हमारे यहाँ पे काफी सारे लोग थे, जिसमें कांग्रेस को 208 समथिंग वोट मिले थे। तो यार इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इस संविधान सभा के लोगों को थोड़ा सा हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा है कि यार भारत के विभाजन के उपरांत अब क्या हुआ, भारत के विभाजन हुए, एक देश के 2 टुकड़े किए गए और 2 टुकड़े में जो ऊपर वाला टुकड़ा था वो पाकिस्तान का था। इस टुकड़े से भी कुछ लोग इलेक्ट होकर आए होंगे, लेकिन अब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसार संविधान सभा जो थी जिसके अंदर 389 मेंबर्स टोटल थे, उसको अब रिड्यूस करके कितना किया गया, उसको रिड्यूस करके 299 किया गया। और इन्हीं 299 के अंदर ब्रिटिश प्रांतों से भी आएंगे और इन्हीं 299 के अंदर जो राजाओं के जो रियासतें थी वहां से भी कुछ लोग आएंगे। मतलब नंबर को रिड्यूस किया गया। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर थे, जो हम लोग कहें कि यार ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो देश बटा था, एक बांग्लादेश बना था आगे जाके और एक पाकिस्तान था, उसके अंदर जो लोग थे जो वहां से चुने हुए आए थे वो उसी के साथ वापस चले गए थे। तो अब टोटल भारत के अंदर चुनाव कितनी संख्या पे होना था, तो सदस्यों की संख्या 289 से घटाकर 389 से घटाकर 299 की गई और इन संख्या के ऊपर अब जो चुनाव होना था, इसके अंदर 299 सीटों के ऊपर 299
सीटों के ऊपर जो चुनाव होना था, इसमें ब्रिटिश भारत को 229 सीटें दी गई थी और रियासतों को कितनी सीटें दी गई थी, तो रियासतों को यहाँ पर 70 सीटें दी गई थी। लिखा है देशी रियासतों को हेतु 70 सीटें थी और ब्रिटिश भारत के लिए कितनी थी, तो 229 सीटें थी। अब जब चुनाव होगा तो मुस्लिम लीग आउट हो चुकी है और मुस्लिम लीग आउट होते ही सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बची है, कांग्रेस। तो जब नई संविधान सभा बनी तो उसके अंदर कांग्रेस का क्या था भैया, कांग्रेस का उसके अंदर वर्चस्व था, कांग्रेस मेजोरिटी के अंदर आई थी। और कितने परसेंट सीट्स के साथ में आई थी मेजोरिटी में, तो कांग्रेस को बच्चों 82% सीट्स अकेली किससे मिली थी, 82% सीट्स किससे मिली थी, कांग्रेस को मिली थी। और इन 82% सीट्स के साथ में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बन गई थी। इसके बाद में देखें तो जो अनुसूचित जातियां थी, जो शेड्यूल कास्ट वगैरह थी, इनको कितनी सीटें मिली थी, तो लगभग 28 सदस्य शेड्यूल कास्ट के भी चुन के आए थे, जिनमें कुछ कांग्रेस में थे और कुछ अदर्स में थे। तो ऐसे करके नई संविधान सभा का निर्माण हुआ। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका संविधान सभा में किसी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। उससे कोई भी बंदा इलेक्शन में पार्ट कर लेके जीत के संविधान सभा में नहीं पहुंचा था। महात्मा गांधी जी जो थे वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। और महात्मा गांधी जी की एक किताब थी जो 1931 में लिखी थी, जिसका नाम था यंग इंडिया। इस यंग इंडिया में उन्होंने बताया था कि संविधान का स्वरूप संबंधित जानकारी, अपने विचार उन्होंने इस यंग इंडिया नाम की किताब में व्यक्त किए थे। तो यहाँ तक कि हम लोग जानकारी जुटाने के बाद में यदि हम लोग आगे देखें तो हम लोग देखेंगे कि भारत में जो संविधान सभा का चुनाव हो चुका था, जो संविधान सभा बन चुकी थी, नए देश की डिमांड आ चुकी थी, उस संविधान सभा में हमारे राजस्थान के कितने लोग थे, तो इस संविधान सभा में हमारे राजस्थान से कुल 12 सदस्य गए थे। और इन 12 सदस्यों के अंदर जो हमारे राजस्थान से गए थे, इन 12 सदस्यों में 11 सदस्य जो थे वो शामिल हुए थे कहाँ से, देशी रियासतों से। 11 सदस्य कहां से गए थे, देशी रियासतों थे। मतलब सर कि ये कैसे थे, नॉमिनेटेड थे। ये कैसे थे सदस्य, ये नॉमिनेटेड सदस्य थे। इनको किसने नॉमिनेट किया था, इनको डायरेक्ट राजाओं के प्रतिनिधियों द्वारा या फिर राजाओं द्वारा इन्हें चुना गया था। जबकि एक सदस्य हमारे यहाँ पर ऐसा था जो इलेक्ट होकर गया था, और इलेक्ट कहाँ से होकर गए थे, हमारे अजमेर मेरवाड़ा वाली जगह से। ये क्या था, ये वही यूटीज जिनको हमने ABCD के नाम से याद करा था। तो इन यूटीज से अजमेर मेरवाड़ा वाली जगह से एक बंदा इलेक्ट होकर गया था। जो एकमात्र बंदा जो निर्वाचित होकर गया था उनका नाम था मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी। क्या नाम था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी। ये संविधान सभा में एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे। ये भारतीय संविधान सभा के अंदर राजस्थान से जाने वाले जो अजमेर मेरवाड़ा वाली जगह से गए थे वो एकमात्र निर्वाचित सदस्य थे। फिर से देखो, राजस्थान से टोटल गए थे 12 सदस्य, 12 में से 11 कैसे थे, नॉमिनेटेड थे, एक कैसा था, इलेक्टेड था। और ये इलेक्ट कहाँ से होके गए थे, तो ये गए थे हमारे अजमेर वाली जगह से। यहाँ तक हम लोग करते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि यार आगे संविधान सभा से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे लिखा है कि बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। कौन थे, बलवंत सिंह मेहता जी। बलवंत सिंह जी मेहता ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसके ऊपर, मूल संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बने थे। इसके बाद में हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं थोड़ी सी और चर्चा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने लगा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब आगे बढ़ रहा था, जब मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग्स किस प्रकार थी। तो पहली मीटिंग हमारे यहाँ पर की गई दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली मीटिंग कब की गई, 9 दिसंबर 1946 को। इस पहली मीटिंग के अंदर कई सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया, परंतु मुस्लिम लीग यहाँ पर नहीं आई। उन्होंने कहा कि यार हमारे सदस्य तो वैसे ही कम है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बाइकआउट करते हैं, असेंबली की मीटिंग में ही नहीं चलते हैं। और जब मीटिंग में नहीं चलते हैं पूछेंगे तो हम बोलेंगे कि ना, हमसे ना हो पाएगा, हमें क्या चाहिए, नया देश चाहिए। तो वो इस मीटिंग में नहीं आए। इस मीटिंग के अंदर एक हमारे यहाँ पे वरिष्ठ संविधान सभा के एक नागरिक थे, संविधान सभा के एक सदस्य थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें यहाँ पे टेम्परेरी फॉर्म के अंदर अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे टेम्परेरी फॉर्म के अंदर अध्यक्ष चुना गया। सेकंड मीटिंग हमारे यहाँ पर होती है 11 दिसंबर को, और थर्ड मीटिंग हमारे यहाँ पे होती है 13 दिसंबर को। अभी हम लोग इस 13 दिसंबर वाली मीटिंग पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 13 दिसंबर वाली मीटिंग के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, और उसमें बताना चाहते थे कि यार हम संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो भी मेन पॉइंट है वो कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो हमारे देश के प्रीएम्बल के अंदर वो चीजें लिखी हुई है। इसके अंदर अगर हम लोग चर्चा करें तो लिखा है यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। तो उद्देश्य प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग पहले थोड़ा आगे चल के
इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि संविधान सभा की बैठक किस प्रकार हुई। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो वर्तमान के संसद भवन में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस सत्र में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो कुल 207 सदस्यों ने इसके अंदर भाग लिया था। वरिष्ठ सदस्य जो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा साहब, उन्हें इसके अंदर अस्थायी रूप में, अस्थायी मतलब टेम्परेरी फॉर्म के अंदर क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। और इसी का जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या किया था? इसका बहिष्कार किया था। बहिष्कार मतलब वो इसके अंदर नहीं आई थी। उन्होंने डिमांड की थी कि यार हमें क्या चाहिए? नया पाकिस्तान चाहिए, नया देश चाहिए, खुद के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। इसी मीटिंग के बाद में अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ बताया गया है कि इसी मीटिंग के बाद में पहली मीटिंग हो गई 9 तारीख को, दूसरी हो गई 11 तारीख को, और तीसरी हो गई अब 13 तारीख को। तो 13 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित नेहरू के द्वारा पारित किया गया। और जो डेट थी वो कौन सी थी? वो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव लाया गया। और ये प्रस्ताव पास कब किया गया? इस प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव का जो भी सार है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो भारत का जो प्रियम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, वहां पर हमें इसका पूरा सार निहित मिलेगा। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो जब भी कोई संविधान बनाया जाएगा, जब भी कोई कार्य किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि यार साहब ये जिम्मेदारी आपकी, ये जिम्मेदारी आपकी, ये जिम्मेदारी आपकी। इसी प्रकार जब हम लोग देश पे कोई कार्य करने जा रहे हैं, देश का संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिम्मेदारियां कई लोगों को बांटी जाएगी। और ऐसी ही जिम्मेदारी के अंदर हमने क्या करा? कुछ समितियां बनाई। और संविधान सभा के कार्य हेतु 8 बड़ी समितियां बनाई गई, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और कई तरह के मेंबर्स होंगे, और 15 छोटी समितियां बनाई गई। जो प्रमुख समितियां थी उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो जो प्रमुख समितियां थी हमारे पास में, उन प्रमुख समितियों का वर्णन कुछ इस प्रकार आपको दिया गया है। अच्छा, हमें ना कुछ चीज याद रखनी है कि यार जब संघ आएगा ना, तो संघ के अंदर हमेशा समिति किसको मिली है? यहाँ पे पंडित जी नेहरू को। अच्छा, राज्य आएगा तो भी राज्य के अंदर समिति किसे दी गई है? पंडित जी नेहरू को। तो यहाँ पर हम लोग कुछ 8 समितियों के बारे में देखेंगे। तो 8 में से शायद आपको 3 समिति ऐसे याद हो सकती है। तो लिखा है संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। इसके बाद में संघीय संविधान समिति, इसमें भी अध्यक्ष किसे बनाया गया? वही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। और इसके बाद में यदि हम लोग चर्चा करें तो राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई, इसमें भी अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इन समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और कई बार आएंगे। तो हमें बताया गया है कि यार एक चीज इजीली याद हो सकती है कि संघ से रिलेटेड प्लस राज्यों से रिलेटेड जो समितियां थी, मतलब यूनियन और स्टेट्स या यूनियन और प्रोविंस से रिलेटेड जो भी समितियां थी, उसके अंदर किसे अध्यक्ष बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति थी, इसके अंदर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो 8 में से 5 तो ऐसे ही हो गई। 3 में कौन थे? 3 में थे साहब हमारे JLN, जवाहरलाल नेहरू साहब। 2 और आई। 2 कौन सी? एक तो प्रांतीय और एक मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। इसमें कौन थे हमारे पास? तो हमारे यहाँ पे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, सरदार पटेल साहब। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट समिति आती है जिसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जिसे अध्यक्ष बनाया गया वो थे हमारे डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। तो डॉक्टर BR अंबेडकर को प्रारूप समिति का, ये हमारी एक और हो गई। और इसके अंदर कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो प्रक्रिया नियम समिति, इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और संचालन समिति के अंदर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर सदस्य चुना गया। इसके बाद में यदि हम लोग देखते हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रारूप समिति जो थी वो कब बनाई गई? प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमीशन, ये कब बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी? तो 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, जिसके अंदर एक अध्यक्ष थे और कुछ दूसरे सदस्य थे। एक जो अध्यक्ष थे, उन अध्यक्ष का नाम था हमारे पास में, अभी हम लोग पीछे बढ़ के आए, देखो प्रारूप समिति के अंदर जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। और यदि हम लोग सदस्यों पर चर्चा करें तो इन सदस्यों पर चर्चा हम लोग आगे करते हैं। प्रारूप समिति के ये कुछ सदस्य थे जिसमें डॉक्टर BR अंबेडकर साहब थे। उसके बाद में हमारे पास में N गोपाल स्वामी अयंकर साहब थे। उसके बाद में कृष्ण स्वामी अय्यर साहब। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नाम रह जाएगा, डॉक्टर KM मुंशी जी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के ये एकमात्र सदस्य थे। डॉक्टर मुंशी जो थे ये कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे जो प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर हमारे यहाँ पे जुड़े थे। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो सैयद मोहम्मद साहब थे। उसके बाद में N माधव राव थे,
टी कृष्णाचारी थे। तो ऐसे करके हमारे पास में लगभग 7 सदस्य थे, 7 में से एक अध्यक्ष और 7 में से एक तो हो गए यहाँ पे अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट थे, और एक उसके अलावा जो बाकी के 6 हो गए वो दूसरे सदस्य थे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए हैं। यदि हम लोग आगे चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि यार प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, और प्रारूप तैयार कब किया? 21 फरवरी 1948 को इसे भारत के राजपत्र, राजपत्र मतलब गजट, राजपत्र पर प्रकाशित करने तथा नवंबर 1948 को इसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब इसे राजपत्र पर प्रस्तुत किया गया और इसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो फिर इसके ऊपर क्या होनी थी बच्चों? इसके ऊपर दोस्तों होनी थी अब डिबेट। और जब डिबेट होगी, संविधान सभा के समक्ष जाएगा, तो लगभग इसके 3 वाचन कार्य किए गए। 3 वाचन कार्य मतलब 3 बार इसे बोलकर सुनाया गया, लोगों ने इसके ऊपर वाद विवाद किया, डिबेट करी। जो पहला वाचन कार्य था वो जो पहला वाचन कार्य था वो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, लगभग अपन बात करें तो ये कितने दिन चला? ये 5 दिन चला। दूसरा वाचन कार्य जो था वो 15 नवंबर 1948 से 16 नवंबर 1949, मतलब ये कितना चला? ये 1 साल चला, 1 ईयर चला। और इसके बाद में जो तीसरा जो हमारे यहाँ पे जो वाचन कार्य किया गया, ये जो तीसरा वाचन कार्य था ये 17 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक, ये हमारे पास में लगभग 9 दिन तक चला था। इसके बाद में यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि यार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु हम लोग अभी इस दिन को 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के नाम से नहीं बनाने लगे थे। नोट करके लिखा गया कि यार 2015 के अंदर या 2015 से हम लोग प्रतिवर्ष 26 नवंबर को किस प्रकार सेलिब्रेट करने लगे? तो संविधान दिवस के हिसाब से सेलिब्रेट करने लगे। संविधान के कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू किए गए थे और बाकी के कुछ अनुच्छेद हमने 26 जनवरी 1950 को लागू करे। कि सर 26 जनवरी का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे? तो मैं आपको बता दूं कि यार लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस था, लाहौर सेशन था कांग्रेस का। और लाहौर सेशन कब था? तो ये था, अपन बात करते हैं 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर खड़े होके, रावी नदी के तट पर खड़े होके एक नारा दिया गया था जो कि था पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, और घोषित किया कि यार आगे आने वाली 26 जनवरी 1950 को, आगे आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम लोग भारत का इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमने संविधान को आगे आने वाली 26 जनवरी को लागू किया गया। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखते हैं तो हमें मिलेगा कि यार संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य क्या क्या थे। तो 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो था उसे अपनाया, और इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे, और 24 जनवरी को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं जो संविधान सभा से रिलेटेड है। संविधान सभा जो थी वो 2 काम कर रही थी। एक तो काम कर रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, संविधान सभा का, दूसरा काम कर रही थी वो उस समय की इंटरिम गवर्नमेंट का, अंतरिम सरकार का। तो दोनों के अंदर अलग अलग अध्यक्ष होंगे। लिखा है संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की जाती थी। कब चुना गया था इन्हें अध्यक्ष? तो इन्हें अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। उसके अलावा जो संसद की बैठक थी इसकी अध्यक्षता जीवी मालव्यंकर जी द्वारा की जाती थी। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। जो ओरिजिनल कॉपी थी उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, मतलब लगभग 2 साल 11 महीने 11th मंथ प्लस 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर भारतीय संविधान को कंप्लीट किया गया, जिसके अंदर 11 सत्र हुए थे और 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया था। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम रूप से बैठक ली गई जो कि इसका 12वां सत्र था। इसके बाद में यदि हम लोग और इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देखें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संविधान उस समय बनाया गया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1950 वाले संविधान के अंदर हमारे यहाँ पर क्या था? एक प्रियम्बल, एक प्रस्तावना थी। एक प्रस्तावना के बाद में हमारे यहाँ पे क्या था? हमें 8 अनुसूचियाँ, एक प्रस्तावना, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ मतलब 8 स्केड्यूल थे, और 22 हमारे पास में क्या थे? पार्ट्स थे,
भाग थे, और इसके अलावा 395 हमारे पास में क्या थे, आर्टिकल्स थे। ये कब था, जब संविधान बना था। परंतु हम लोग संविधान में समय समय के साथ में बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, तो इन्हीं चेंजों के चलते ये जो हम लोग आगे देखते हैं, जो आज हम 2024 में बात करें तो हमारे पास में प्रियम्बल कितना है, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी एक ही प्रियम्बल है, एक ही प्रस्तावना है। जो शेड्यूल जो हमारे पास में 8 थे, ये शेड्यूल अब बढ़ के कितने हो चुके हैं, तो ये शेड्यूल अब बढ़ के कितने हो चुके हैं, 12 शेड्यूल हो चुके हैं। इसके बाद में हम लोग देखें तो 25 हमारे पास में भाग हो चुके हैं, पार्ट हो चुके हैं। और आर्टिकल पे यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो हमारे पास में लगभग 448 हमारे पास में आज क्या हो चुके हैं, आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो हमने 1950 के बाद में कई तरह के बदलाव भारतीय संविधान के अंदर किए हैं। संविधान बनाने में जो टोटल खर्च आया था वो कितना आया था, लगभग 64 लाख रुपयों का इसके अंदर खर्च आया था। और इसके बाद में संविधान सभा के द्वारा संविधान को कंप्लीट करके 26 जनवरी 1950 को आपके लिए, यह हमारे भारत के लिए लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने रिपब्लिक डे, इंडिया का गणतंत्र दिवस बनाना चालू किया, क्योंकि अब जो तंत्र आया था वो किसका आया था, गण मतलब लोगों का तंत्र आया था। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी उसके ऊपर 22 तरह के चित्र अंकित थे। और इन 22 तरह के चित्र में क्या बताया गया था, तो भारत का वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति, हमारे आर्ट, कल्चर और हमारे हिस्ट्री के बारे में इसके ऊपर कई चीज़ें बताई गई थी। इन चित्र के निर्माता जो थे उनका नाम था नंदलाल बोस जी। और नंदलाल बोस जी के साथ में राजस्थान के भी एक चित्रकार ने इसके अंदर अपनी प्रमुख योगदान, अपनी भागीदारी निभाए थे, जिनका नाम था कृपाल सिंह जी शेखावत। इसके बाद में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में देखते हैं जो संविधान से जुड़ी हुई थी, जो भारत के नेशनल मूवमेंट के अंदर जुड़ी हुई थी। इनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हैं भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के ये संस्थापक थे। इनके द्वारा कई समाज में क्रांतिकारी चिंतन का कार्य, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलन किए गए थे। जातिगत भेदभाव के खिलाफ ये थे, ये SC/ST के प्रोटेक्शन में रहते थे। ये चाहते थे कि जो समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग है उसे भी समाज में ऊपर लाया जाए। और जब भारत में पहली सरकार चली थी तो उस पहली भारतीय सरकार के अंदर ये क्या थे, इन्होंने कानून मंत्री का रोल प्ले किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब इनका जन्म हुआ, इन्होंने कई भारत के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। इन्होंने भारत की नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके अलावा नेशनलिज्म मूवमेंट के अंदर, सबके अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके अलावा हम लोग देखिए कि यार अंतरिम सरकार के अंदर और भारत का जब नया प्रधानमंत्री, भारत की जब नई सरकार बनी थी, दोनों के अंदर ही ये क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री बन के आए थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद में यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जन्मभूमि थी कौन सी, गुजरात। और गुजरात में इनका एक बड़ा स्टैचू है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इन्होंने भारत की सारी रियासतों को मिला के एक करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था और इन्हीं को हम लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं। बारदोली किसान सत्याग्रह के ये प्रमुख नेता थे। इसके बाद में भारतीय रियासतों का विलय करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस भारत को यूनाइट बनाने में, एक बनाने में, जो हम लोग ऐसे फैले हुए थे उससे एक बनाने में, 500 से ज़्यादा रियासतों को जोड़ने में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। और अंतरिम सरकार के अंदर ये गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे। परंतु जब देश संविधान के बाद में एक नई सरकार बनाता है तो उसके अंदर ये इन्होंने उप प्रधानमंत्री की पद पे शपथ ली थी। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद के बारे में बात करेंगे तो बिहार में डॉक्टर राजेंद्र जी का जन्म हुआ था। संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। चंपारण सत्याग्रह, जो कि इंडिगो के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, उसके ऊपर इन्होंने एक अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, इंपॉर्टेंट भागीदारी निभाई थी। और 3 बार कांग्रेस के ये क्या रह चुके थे, अध्यक्ष रह चुके थे। और आज़ाद भारत के ये क्या थे भैया, पहले राष्ट्रपति थे। तो इनके बारे में भी, डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद के बारे में भी हम लोगों को एक अच्छी जानकारी मिलती है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं HC मुंशी जी के द्वारा, जो कि बंगाल में इनका जन्म हुआ था। संविधान सभा के ये उपाध्यक्ष थे। कब चुने गए थे, जब अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर को, तभी इनको उपाध्यक्ष चुना गया था। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे थे और बंगाल के राज्यपाल भी ये रह चुके हैं। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी के बारे में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये सदस्य रह चुके थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी जिनके ऊपर हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के दौरान चर्चा की। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर सबसे पहला आता है जॉन मिथाई, जो कि अंतरिम सरकार के अंदर वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद में जगजीवन राम साहब, ये कौन थे, ये सरकार के अंदर श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर थे। राजकुमारी अमृता कौर, जो कि सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर का रोल प्ले करती थी। और
जयराम दास जो थे वो इस सरकार के अंदर खाद्य एवं कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, सुना लग रहा है कुछ? तो हमारे यहाँ से, हमारी लोकसभा क्षेत्र से हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय नेता हैं वो अभी हमारे यहाँ पे कृषि राज्य मंत्री हैं। तो इसी के बारे में हम लोगों ने संविधान सभा पर कंप्लीट चर्चा की। हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान सभा कैसे काम कर रही थी, कैसे बना, और कैसे इन्होंने इतनी मुश्किल के बाद में, इतने आलोचनाओं के बाद में एक भारत का एक अच्छा संविधान बना के हमें दिया। तो इसके बारे में हम लोग यदि चर्चा करते हैं तो हम लोग आगे देखते हैं कि ये हमारा संविधान सभा का जो टॉपिक है ये खत्म होता है, जो कि आगामी शिक्षण जो भी एग्जाम होने वाले हैं, शिक्षा रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, उसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बाद में हम लोग कई तरह के टॉपिक पे चर्चा करेंगे आगे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति का क्या फीचर्स है, कैसे बनाया जाता है, ऐसे करके हम लोग जो भी आगामी शिक्षक भर्तियों के अंदर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं सबके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से धन्यवाद कहकर इस टॉपिक को, इस सेशन को समाप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों आगे बने रहिए कक्षा प्लस के साथ में। जाते जाते आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें, और अपने व्यक्तित्व को जिस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों।